अचानक ठाकुर मुझे सीता के घर मुझे के छोड़ अंदर आया। दीजिए ठाकुर साहब। धीरे धीरे पीछे ठाकुर सीता पीछे की हटिए। ओर बढ़ रहा था मुझे और मुझे सीता पर रो रो कर बोल रही रहम थी। करिए, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में 3 महीना का बच्चा है, भगवान से डरिए। रामपुर गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं थी। शाम के ठीक 6:30 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग आग के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। फिर भोला बोला, अरे भाई, इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही है, हाथ पैर सुन हो गए हैं। हाँ भाई, ठंड तो है ही, लेकिन मेरे दिमाग में कल रात की वही बात घूम रही है। उसी समय वहां राजा आ पहुंचा। उसने पास आते ही पूछा, अरे भाई, किसकी बातें हो रही है? कहीं वही तो नहीं जो कल रात खेत में लाश पड़ी हुई मिली थी? हाँ भाई, उसी के बारे में ही बात हो रही थी। ये सुनकर भोला चौंक गया। फिर वो बोला, अरे अजय, तुम मुझे जरा साफ साफ बताओ तो सही, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। आखिर हुआ क्या था? अरे भोला, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। बस उतना मालूम है कि किसने मारा और क्यों मारा, ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। रुक जाओ, गुरु काका आने वाले हैं, उनसे पूछेंगे तो सब साफ साफ पता चल जाएगा। फिर कुछ देर बाद घोरू काका वहां पर आ पहुंचे। भोला ने पूछा, अरे काका, आपको आने में इतना देर क्यों हो गई? कहीं कोई काम था क्या? अरे हाँ रे, भोला मुखिया के पास गया था, अभी वहीं से लौटा हूं। काका, असल में बात क्या है? वो लाश किसकी थी, कहां से आई? घोरू काका का चेहरा गंभीर हो गया। फिर वे बोले, असल बात यह है कि अमावस्या की रात वो जाग जाती है। अगर उस रात 12 बजे के बाद कोई खेतों की तरफ चला जाए तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है और उसकी आंखें ऐसी खुली होती है जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। तभी राजा घबरा कर बोला, काका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा अच्छे से बताइए ना। तो सुनो, मैं तुम लोगों को एक सच्ची घटना बता रहा हूं, उसके बाद तुम सबको साफ साफ समझ आएगी। रघुनाथपुर गांव में उस दिन शाम और दिन जैसी नहीं थी। ढलते सूरज आसमान में लाली छोड़ी थी। वो धीरे धीरे खूनी रंग में तब्दील हो रही थी। पक्षियों का शोर अचानक थम गया था और हवा में एक ऐसी भारीपन थी जैसे कोई अदृश्य ताकत गांव का दम घोटने की कोशिश कर रही हो। गांव के बाहर सदियों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामलाल की चाय की दुकान थी, जहां आज सन्नाटा, आज कुछ ज्यादा ही गहरा था। लकड़ी की चरमराती पर बैठा हुआ मनीष, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, आज कुछ बेचैन था। अरे काका, गौर किया आपने? आज ये सन्नाटा कैसा है? न चिड़ियों की चहचहाहट, न कुत्तों का भौंकना जो सूरज ढलते ही दिल चीर देता था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव आस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अजीब नहीं मनीष, अशुभ कहते हैं। आज काल रात्रि के चौखट पर खड़े हैं हम। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जब जंगल की हवाएं अपनी दिशा बदल ले और जानवर अपनी आवाज खो दे तो समझ लें कि धरती के नीचे सोई हुई बलाएं अब शिकार के तलाश में अब बाहर आ चुकी है। मेरा तो मन घबरा रहा है। बेटा जा, घर चला जा। अभी बातें चल ही रही थी कि गांव का एक लड़का जिसका नाम अमन था, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था। हाफते हाफते बोला, मनीष भाई, ओ मनीष भाई, गजब हो गया। मुखिया जी ने तुझे बहुत जल्द बुलाया है। जा जल्दी, तुझे ही कब से ढूंढ रहे हैं। मनीष उठा और जल्दी जल्दी गांव के तंग गलिया से गुजरने लगा। जैसे ही वो मुखिया के घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में से मुखिया कमल खुद निकल के आए और बोले, मनीष, मेरी बात गौर से सुन। आज के रात अपने कदम उस पुराने खेत के
तरफ मत मोड़ना। खबर मिली है कि उत्तर वाले बगीचे और पुराने कुएं के पास किसी को देखा गया है, कुछ ऐसा जो चेहरा से तो इंसान जैसा है पर जिसकी आंखों में मौत नाच रही है। वहां मत जाना मनीष, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मनीष को लगा कि मुखिया शायद उर्म के कारण डर रहे हैं। उसने एक हल्की और लापरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे मुखिया जी, आप भी इन पुरानी कहानियों में आ गए। मैं तो बचपन से उसी खेत के मिट्टी में पला बड़ा हूँ। आज तक तो किसी का हिम्मत नहीं हुई मेरा रास्ता रोकने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने फसल को पानी देकर सवेरे तक लौट आऊंगा। मुखिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मनीष तब तक अंधेरे में ओझल हो गया था। मनीष की पत्नी मनीषा दरवाजे के चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और वो बार बार अपने आंचल को उंगालिये से खिंच रही थी। उसे दोपहर से ही कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। आज मत जाओ जी, मेरा जी छोटा हो रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई मातम होने वाला हो। मैंने सुना है कि आज की रात बाहर निकालना ठीक नहीं है। खेत कल सुबह चल जाना, पर आज घर ही रह जाओ। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि गांव में सरकार का दिया हुआ मोटर एक ही है, उसे ही सब गांव मिल बांट के चलाते हैं। इस बार मेरी रात की बारी है। अगर आज पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी और फिर हम साल भर क्या खाएंगे। मुझे तो जाना तो होगा ना। फसल तो फिर हो जाएगी, पर अगर आपको कुछ हो गया तो आज हवाओं में जहर है, मेरी बात मान लीजिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस मनीष की लाठी से तो जंगल के भेड़िया भी थर थर कांपते हैं। फिर ये अंधेरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा के आ जाऊंगा। बस गर्मा गर्म रोटियां तैयार रखना। उसने खेत पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि मनीष को अपनी ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी बगदंडी एक मोड़ पर घने बरगद के छांव में उसे एक लाल साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि मनीष की आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत ने अपने मदहोश में मनीष को पुकार, सुनिए भैया, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? प्यास से गला सूखा जा रहा है। मैं अपने गांव का रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे उस पार छोड़ दोगे? मुझे वहाँ अकेले जाने में बहुत डर लगता है। मनीष के दिमाग के किसी कोने में मुखिया जी की चेतावनी याद आई, पर उस औरत की मासूमियत और सुंदरता की जादू बस में कर लिया था। मनीष के मन में एक पल के लिए डर की लहर उठी, लेकिन उस औरत के आंखों में छिपी बेचारगी ने उसके डर को दबा दिया। उसने सोचा कि शायद अंधेरे और थकावट की वजह से उसे वहम हो रहा है। भला इतनी सुंदर और मासूम औरत कोई भला कैसी हो सकती है? मनीष ने अपने मन को समझाया कि अकेली औरत की मदद करना उसका धर्म है। उसने एक गहरी सांस ली और नर्म आवाज में बोला, अरे बहन, आप घबराइए मत। इतनी रात में जंगल में अकेला रहना ठीक नहीं है। जंगली जानवरों का डर है और भी कई तरह की बात है। आप मेरे साथ चलिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको वो पर छोड़ दूंगा। उसकी उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ शरीर को छू लिया हो। वैसे बहन, आप यहाँ इस वक्त पहुंची कैसे? पास के किसी गांव की आप लगती नहीं है। क्यों कि रामगढ़ और आसपास के इलाके में हर किसी को मैं पहचानता हूँ। आपका घर कहाँ है? वो चुपचाप मनीष के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल का रास्ता अब और भी घना और संकर होता जा रहा था। हवा में अब एक अजीब सी आवाज आने लगी थी। मेरा घर बहुत पास है मनीष, यही उस शमशान के उस पीपल के पेड़ के पास, जहाँ वर्षों से मैं प्यासी हूँ। पीछे से जो जवाब आया, उसने मनीष के खून को जमा देने का काम किया था। वो मधुर आवाज अब धीरे धीरे एक चुड़ैल की आवाज में बदलने लगी।
इतना सुनकर मनीष का पैर अचानक जम गया कि उसने तो इस औरत को अपना नाम बताया ही नहीं था। फिर इसे कैसे पता चल कि वो मनीष है? उसने पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत जुटाई। सही उसने अपना गर्दन घुमाई। उसने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गए। वो औरत अब तक 4 फीट की लग रही थी, अब 10 फीट लंबी दिखने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर थे और उसके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तुमको कौन हो? तुम्हारे पैर उल्टे क्यों है? तुम इंसान नहीं हो। वो औरत खिलखिलाकर हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खामोशी की थी, आसमान में बिजली करकी। और उस रोशनी में मनीष ने देखा कि चेहरा पिघल रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ चलते हुए अंगारे जैसे 2 लाल गोले थे। अब पहचान गया तुमको। मुखिया ने तो मना किया था ना, लेकिन भूख जब जागती है तो चुड़ैल खुद शिकार ढूंढ ही लेता है। आज की रात तेरा खून मेरा प्यास बुझाएगा। वो औरत अब एक विशाल चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसने अपने लंबे काले नाखून वाले हाथ मनीष के गर्दन तरफ बढ़ाए। मनीष की चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। गांव के हर घर में सन्नाटा था, लेकिन मनीषा के आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो पूरी रात बिस्तर पर बैठी रही। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण फूटी, मनीषा उदास होकर मुखिया के घर गई। काका, अनर्थ हो गया। रात बीत गई, सूरज निकल आया, लेकिन मनीष अब तक घर नहीं आया। उसे तो सुबह होने से पहले ही आ जाना चाहिए था। मेरा मन बैठा जा रहा है काका, कुछ कीजिए। ये सुनकर मुखिया कमल का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें उसी बात का डर था जिसे वो शाम को भाप लिया था। उन्होंने तुरंत गांव के 2 से 3 लोगों को इकट्ठा किया और लठियां लेकर जंगल की ओर चल पड़े। काफी खोजने के बाद जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे मनीष जमीन पर गिरा पड़ा। मिला उसका शरीर पीला पड़ चुका था। मुखिया ने आगे बढ़ा और मनीष के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे बोल, मनीष, ओ मनीष, आंखें खोल बेटा, देख हम आ गए हैं। मनीष जैसे ही आंखें खोली, वो पागलों की तरह हाथ पांव मारने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसा मौत को देखने वाले की आंखों में होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, वो मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लो। अरे शांत हो जाइए, मैं हूँ आपकी मनीषा। देखिए, हम सब यहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं। मनीषा की आवाज सुनकर मनीष धीरे धीरे होश में आया। अपनी पत्नी को देखा और फिर फुट फुट कर रोने लगा। जब वो थोड़ा होश में आया तो उसने उस रात का खौफनाक मंजर सुनाया। मुखिया जी, वो कोई औरत नहीं, साक्षात एक चुड़ैल थी। जब उसने मुझ पर हमला करने के लिए मेरे पास आई तो मुझे अपनी मौत अपने सामने देखने लगी। उस समय सिर्फ मुझे भगवान याद आए। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कहना शुरू किया, वो रुक गई। वो तड़पने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हो जाते जाते। उसने हवा में गूंजती आवाज में कहा, मनीष, इस बार तो तेरा कृष्णा तो बचा ले गया, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगी। तेरा खून मेरी अमानत है। तू बहुत खुदकिस्मत है बेटा कि आज जिंदा हमारे सामने खड़ा है। आज के बाद कभी भूलकर रात के समय उस जंगल और खेत की तरफ मत जाना। वो एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है और वो अपनी हार आसानी से नहीं भूलती। दिन बीत गया पर दहशत कम नहीं हुई। अगली शाम जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मनीष फिर से रामलाल काका के दुकान पर बैठा था। वहां मुखिया कमल भी मौजूद थे। मनीष का मन अभी भी उन सवालों में उलझा था जिनका जवाब उसे नहीं पता था।
काका, आखिर उस रात क्या हुआ था? वो औरत कौन थी और इस गांव से उसका क्या नाता है? आखिर वो खेत और जंगल में ही भटकती है। मुखिया ने एक लंबी सांस ली, फिर उन्होंने बोला, बात उस रात की जब इस गांव इंसानियत मर चुकी थी और एक शैतान ने जन्म लिया था। ये बात ठीक 40 साल पुरानी है। उस समय यहां सेठ ठाकुर गोविंद सिंह का राज चलता था। वो आदमी नहीं, शैतान था, और हवसी और घमंडी और बेहद निर्दयी। उसके लिए गांव के लोग इंसानों से कम और कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। सी गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उसमें सीता रहती थी। सीता एकदम देवी जैसी सूरत थी उसकी। गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का स्वाभिमान था। उसका पति किशन शहर कमाने गया था ताकि आने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। सीता पेट से थी, दूसरा महीना चल रहा था उसका। पेड़ अभी उतना उठा नहीं था, इसलिए वो घर पर अकेली काम कर लेती थी। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे। सीता लगान नहीं दे पाई थी। ठाकुर गोविंद सिंह संदेश भेजवाया, या तो लगान दो या जमीन खाली करो। सीता हवेली गई, गिड़गिड़ाई उसने। ठाकुर के बूटों पर अपनी नाक रगड़ी। मालिक सरकार, मुझ पर रहम करो। रमेश में आते ही मैं पाई पाई चुका दूंगी। बस कुछ दिन की समय दे दो। इस हालत में कहाँ जाऊंगी सरकार? लेकिन ठाकुर की हवस भरी नजर सीता की जमीन पर नहीं, उसकी इज्जत और उसकी बेबसी पर थी। उस काली रात आसमान फटने को तैयार था बिजलियां। ऐसे कड़क रही थी मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठाकुर शराब के नशे में धूत होकर अकेले सीता की झोंपड़ी पर आधम का। सीता अकेली थी। वो बहुत डर गई थी और चुपचाप रो रही थी कि अब क्या हो। अचानक ठाकुर सीता के घर के अंदर आया। ठाकुर साहब, धीरे धीरे पीछे ठाकुर सीता की ओर बढ़ रहा था। मुझे और सीता पर रो रो कर बोल रही रहम करिए। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में 3 महीना का बच्चा है। भगवान से डरिए। उस दिन एक लाचार औरत और 3 महीने का बच्चा जो उसके पेट में था, उन दोनों को ही एक दरिंदा ने मार दिया। बस उसी दिन से ये सब हो रहा है। ये वही चुड़ैल है जिसके साथ उस रात बहुत गलत हुआ। सीता की वो चीख, वो रूह कपा देने वाली दर्दनाक चीख, आज भी जब हवा चलती है तो मुझे सुनाई देती है। वो तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसका बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं था, पेट के अंदर ही मार दिया गया। और तड़प तड़प कर अपनी अधूरी ममता, अपने मरे हुए बच्चे का गम, सीता ने भी दम तोड़ दिया। उसी दिन से वो इस जंगल और खेतों में भटक रही है। वो उस दिन कायरता को भूल नहीं पाई है। उसके मन में बस एक ही सवाल और एक ही आग जल रही है। उस दिन इस गांव के मर्द कहां मर गए थे? क्यों किसी से मुझे बचाने की कोशिश नहीं की? क्या उन लोगों में इंसानियत खत्म हो गई थी? मनीष के रोंगटे खड़ा हो गया। अब उसे समझ आया कि वो औरत इतनी खतरनाक क्यों बन गई है।